वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। अस्त्र शस्त्र जुटाने के इस क्लास में, इस क्रम में अभी तक हम ऐसे अस्त्र शस्त्र जुटा रहे थे जो हमने 10th में देख रखे थे। मतलब हम 10th से 11th में जा रहे थे। हमने 10th की वो चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी जानी थी, जो थोड़ी थोड़ी समझी थी, उसे हम थोड़े बड़े नज़रिए से, व्यापक नज़रिए से देख रहे थे। लेकिन अब हम आज कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र जुटाएंगे जो हमें आज मिलेंगे, जो हमें 11th में मिलेंगे। हमने ज़्यादातर चीज़ें जो 10th से हैं उनसे ट्रांजिशन करी थी। आज हम कोई ट्रांजिशन नहीं करने वाले। आज हम वैसी चीज़ों को देखने वाले हैं जिन्हें हमें पहले से कोई अंदाज़ा नहीं है, कभी हमें बताया नहीं गया है और हम आज ही जानने वाले हैं। तो इस क्रम में हम अपने टूल्स में, तो पहले तो हम चैप्टर का नाम लिख लें कि हम अस्त्र शस्त्र जुटा रहे हैं, मैथमेटिकल अस्त्र शस्त्र। और इस अस्त्र शस्त्र के क्लास में आज हम जिन फंक्शंस की बात करेंगे, आज हम जिन चीज़ों की बात करेंगे, उनका नाम है लॉगरिथमिक। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस की। क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन? किसे कहते हैं लॉगरिथम? क्या होता है ये? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम अपनी एक प्रॉब्लम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी से जाकर के पूछूं 2 का पावर 1 कितना होता है। हंसेगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, ये तो मस्त, एकदम मैं तुरंत बता दूंगा 2 आराम से। मैं उससे पूछा अच्छा 2 का पावर 2 बताओ। उसने कहा हो क्या गया, 2 बार तो 2 गुना करना है, मैं आराम से कर दूंगा, 4 आ गया आंसर। मैंने कहा 2 का पावर 5 बताओ। इतना जल्दी शायद ना बताए, 5 बार गुना करना पड़ेगा, पर ये आंसर वो फिर भी ले आएगा कि चलिए 32 होगा, क्योंकि 5 टाइम्स गुना करना है। मैं उससे पूछूं 2 का पावर 100, तो बोलेगा भाई अब तो समय दो, आप तो बहुत आसान सवाल से स्टार्ट करे थे, अब 2 का पावर 100। पर क्या 2 का पावर 100 मुश्किल सवाल है? नहीं, टाइम टेकिंग सवाल है। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, हमें बस बैठ के मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें समय लगेगा। ठीक है, इसको लाने में, इसको कैलकुलेट करने में हमें समय लगेगा। तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पावर जितना छोटा हो हम उतनी आसानी से आंसर दे सकते हैं। पावर अगर बड़ा हो तो समय ज़्यादा लगेगा, हमें आंसर देने में थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगी। पावर जितना छोटा हो, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पावर जितना छोटा हो हम उतनी आसानी से आंसर बोल देंगे। पावर अगर बड़ा हो गया तो हमें आंसर लाने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अच्छा तुम्हें ऐसी शिक्षा मिली, तो चलो हमें बताओ 2 का पावर 0.9 या 2 का पावर 0.01। मैंने पावर को और कम कर दिया। 2 का पावर 1 तो आपने बताया था, मैंने पावर को 2 का पावर 0.01 कर दिया, और कम कर दिया। अब बताओ, तो कहेगा इसे कैसे बताओ? तो इन सब चीज़ों को ना हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इन सब का कैलकुलेशन करना है तो हमें जाना होगा लॉगरिथमिक के पास। लॉगरिथमिक इसे चुटकियों में सॉल्व करेगा। इसके लिए कई लोगों ने बहुत सारा मेहनत कर रखा है, हम उनकी मेहनत को चुरा लेंगे। हम उनकी मेहनत को एक टेबल के फॉर्म में, जो लॉगरिथमिक टेबल होता है, वो हर कॉपी में आपने देखा होगा, आप जब प्रैक्टिकल बनाते थे तो पीछे कुछ छोटे छोटे डिजिट्स लिखे होते थे टेबल्स के फॉर्म में, वो एक्चुअली लॉगरिथमिक टेबल्स थे। और उन्हें कई लोगों ने बहुत मेहनत कर करके बहुत समय में बनाया है, और हम बस उसका इस्तेमाल करेंगे और हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। मतलब 2 का पावर 0.01, 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/3 हमारे लिए बताना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम लॉगरिथमिक का इस्तेमाल करें तो ये सारी बातें, 2 का पावर 100 भी, जितना लॉगरिथम के हिसाब से चलें तो जितना मुश्किल सवाल ये है उतना ही मुश्किल ये है, और उतना ही मुश्किल ये है। ये सब में उतना ही समय लगेगा और वही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे। अगर हम अपने जीवन से चलें, जो हमने सीख रखा है, अगर हम उसे फॉलो करें तो जाहिर सी बात है ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि बार बार हमें मल्टीप्लाई करना है। ये 5 ही बार करना है, ये इसमें 2 ही बार करना है। तो ये ईजी हुआ, ये बहुत ईजी हुआ, ये थोड़ा टफ हुआ, और ये तो खैर लगेगा, हमें समय लग जाएगा अच्छा खासा। पर लॉगरिथम के नज़रिए से सब बराबर है, सब एक जैसे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पावर्स में हम फंसेंगे,
जहाँ पावर्स में हमें दिक्कत आ जाएगी, जहाँ हमें लगेगा कि नहीं ये पावर डील नहीं होने वाला, तो हम वहाँ चले जाएंगे लॉगरिथम के पास और बोलेंगे भैया इसे थोड़ा सॉल्व करके दे दो। और कई लोगों ने जो मेहनत कर रखा है वो टेबल के हिसाब से लॉगरिथम हमें तुरंत आंसर दे देगा। तो क्या होता है लॉगरिथम, ठीक है, कैसे काम करता है लॉगरिथम, किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसका डेफिनेशन जानना चाहिए। तो चलिए लॉगरिथम के डेफिनेशन में चलते हैं। लॉगरिथम का डेफिनेशन पहले तो आप समझ गए होंगे कि पावर को ये आसान करने वाला है। हम जब भी पावर लेंगे, जब भी पावर की बातें करेंगे, जब भी उसका जो एक्सपोनेंट लेंगे, ठीक है, जो सर्ड हम लेंगे, वो सब ये आसान करने वाला है। तो लॉगरिथम का सिंपल सा डेफिनेशन है, उसका ये कहना है कि अगर a का पावर n बराबर b होता है, कोई नंबर है, मान लीजिए, हम एग्जांपल्स भी लेंगे, डोंट वरी, हम a का पावर n अगर b होता है, मान लीजिए a का पावर n अगर b होता है, तो log b का बेस a बराबर n होगा। अगर a का पावर n बराबर b होता है तो log b, इसको log के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, log b का बेस a बराबर n। अभी तक हमने जो 6-7 दिन की जर्नी तय करी है, इसमें आपने देखा होगा, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी होगी कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ हम बहुत धांसू पढ़ने वाले हैं या कुछ मुश्किल आ जाएगा, लेकिन 1-2 बार गुजरने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ऐसा ही हमेशा ये होते रहेगा। पूरा 11th का जर्नी ऐसा है, दूर से लगता है कि बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जब हम उन चीज़ों में जाते हैं और हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम उन चीज़ों से जूझते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत आसान था। और ऐसा मैं आपको ये अपने अथॉरिटी पे ये बात कह दूं कि ऐसा आपका पूरा लाइफ के साथ होगा। हमेशा यही होगा कि आपको लगेगा दूर से कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है, पर आप जा करके जब चलेंगे तो फिर नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल। तो उसी तरह a का पावर n अगर b होता है तो log के भाषा में इसे कहते हैं कि log b का बेस a बराबर n होता है। अब हम इस डेफिनेशन को समझे तो, पर हुआ क्या ये, तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं इसे लिखता हूँ log के फॉर्म में, ये तो अभी दूर की बातें हैं, इसे तो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, है कि नहीं, सीखेंगे, देखेंगे, जो भी करना होगा करेंगे उस समय। तो 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2, इसे हम अगर log की भाषा में लिखना चाहें, अगर हम इसे log के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहें, तो देखिए क्या होता है, a का पावर n अगर b होता है, a का पावर n अगर b होता है तो log b का बेस a बराबर n हो जाएगा। यानी log, बोलिए यहाँ b कौन है, इसमें b कौन है, 2 की 2, कौन वाला 2b है, 2b यहाँ 2 है, ये 2 है, एक ये 2 है, कौन वाला 2b है, तो जाहिर सी बात है ये b इधर है, इक्वल के इस तरफ, तो log b का बेस a, क्योंकि देखिए जिस पे पावर हुआ है, आप ऐसे ना याद रखें कि a का पावर n बराबर b, जिस पे पावर हुआ है, कितना पावर हुआ है, पावर होने के बाद जो आया है, ऐसे याद रखें तो चीज़ें सिंपल होती हैं। तो 2 का बेस 2 बराबर हो जाएगा 1, यानी इस चीज़ को जैसा हम जानते थे उसको अगर log के भाषा में लिखें तो ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो log 4 का बेस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो फिर इसको लिखें, सोचिए क्या होगा, आप मेरे पहले ही लिख लें कि क्या होगा, तो log 32 का बेस 5 की 2 की 32, तो यहाँ हो जाएगा क्या, जिस पे पावर हुआ है 2 इज इक्वल टू 5, और इसका तो वैल्यू हमें पता नहीं है, मान लीजिए x है ना, कौन लाने जाएगा अभी, है ना, तो x मान लीजिए, तो log x का बेस 2 इज इक्वल टू 100। ये हमने देखा, कुछ चीज़ें ना हमें खुद से समझ में आ जाती हैं, हम पढ़ते रहते हैं, हमें पता रहता है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है। तो चलिए आप अपना कॉमन सेंस लगा के मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, log 10 100, सोचिए तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब जरा सोच के देखिए, तो इसमें मैंने आंसर नहीं लिखा, मैंने इस फॉर्म में लिखा ही नहीं, मैंने सीधा ऐसे लिख दिया। अब जरा दिमाग लगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा इसका मतलब निकालने पहले, मतलब ये ऐसे लिखा हो रहता है, फिर ये ऐसे लिखा रहता है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2 का पावर 1 2 हो गया, 2 का पावर 2 4 हो गया, 2 का पावर 5 32 हो गया। यानी इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि 2 पे कितना पावर दें, क्योंकि पावर ही देखिए log का वैल्यू हो जाता है। जो पावर है, जो हम उस पे एक्सपोनेंट दे रहे हैं, जो हम पावर कर रहे हैं,
वही लॉग का वैल्यू हो जाता है। यानी ये क्वेश्चन ये है, अगर केवल इतना लिखा रहे तो इसका मतलब ये है कि 2 पे हम कितना पावर दें कि 2 हो जाए, तो 1 पावर दीजिए ना भाई साहब, 2 कप पे 1 पावर दीजिए तो 2 हो जाएगा। 2 पे कितना पावर दें कि 4 हो जाए, 2 पे हम कितना पावर दें कि 4 हो जाए, तो 2 पावर दीजिए ना भाई साहब। 2 पे कितना पावर दें कि 32 हो जाए, 5 पावर दीजिए। 2 पे कितना पावर दें कि x हो जाए, तो ये वैल्यू हमने पहले से जाना है। तो सोचिए 10 पे कितना पावर दें कि 100 हो जाए, 10 पे हम कितना पावर दें कि 100 हो जाए, तो आंसर कितना होगा 2। आंसर कितना होगा 2। तो log 10 टू द बेस log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से लॉगरिथम की बातें होती हैं, इस तरह से लॉगरिथम के काम चलते हैं। तो हमने देखा लॉगरिथम के बारे में हमने जाना, और अब हम एक बार फिर से पहले डेफिनेशन लिख लें, क्या मतलब निकला लॉगरिथम का। तो लॉगरिथम का मतलब ये है कि इफ a का पावर n इज इक्वल टू b, अगर a का पावर n बराबर b होता है तो log b का बेस a बराबर n हो जाएगा। और यही डेफिनेशन है लॉगरिथम का। हम अगर बात करें log 327, हम पूछें कि ये कितना होगा, तो हमें इसे ऐसा पढ़ना है कि 3 पे कितना पावर दें कि 27 हो जाए। तो 3 पे अगर 1 पावर देंगे तो 3 होगा, 2 पावर देंगे तो 9 होगा, और 9 इंटू 3, अच्छा यानी log 327 इज इक्वल टू कितना होगा 3, क्योंकि 3 पे 3 पावर देने पे हमें कितना मिल जाता है 27, तो इसका वैल्यू हो गया 3। अब देखिए लॉगरिथम क्योंकि पावर का ही वैल्यू है, लॉगरिथम का जो वैल्यू आता है वो बस पावर होता है। तो सोचिए जो नियम कानून पावर पे लागू होता है वो तो लॉगरिथम पे लागू होगा ना। लॉगरिथम पे वो सारे नियम कानून, वो सारे लॉज, वो सारे रूल्स लागू होंगे जो पावर पे लागू होता है। और पावर पे क्या लागू होता है, पावर पे लागू ये होता है कि पावर जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐड हो जाता है, पावर में मल्टीप्लिकेशन एडिशन बन जाता है, पावर में डिवीजन सब्ट्रैक्शन बन जाता है, और पावर का पावर, याद है आपको, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे एक रूल बड़ा सिंपली हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, बस ये समझ के कि लॉगरिथम पावर से आता है, तो हम लोग ये लिख लेंगे कि log a, ये मैं कोई बेस ले रहा हूँ, कोई भी बेस, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आमतौर पे फिजिक्स में हम इसे 10 रखते हैं और मैथ में इसे e रखते हैं, उसके बारे में हम अभी इसके बाद बात करेंगे। log a mn, ये हो जाएगा log a m प्लस log a n। ये पहला प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का कि, और ये हमने कहाँ से लाया, ये हमने बस ये समझ के लाया कि लॉगरिथम पावर ही होता है, तो पावर जाहिर से बात है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है ना, तो हमने मल्टीप्लाई किया है तो ऐड हो गया log। फिर दूसरा प्रॉपर्टी log a m बाई n, आप समझ रहे होंगे, हमें समझ में आ रहा है कि ये अब क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा log a m माइनस log a n। और अगर हम तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें, सब हम पावर से डायरेक्ट log के डेफिनेशन से ये सब चीज़ें ला रहे हैं, तो log a m का पावर n, पावर का पावर जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो जाता है पावर में, तो ये लिखेंगे n log a m, ये n जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो हम अगर इसे ऐसे बनाना चाहें तो बहुत तरीके से सोच सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल log a 3 का स्क्वायर, तो देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो ये 2 आप चाहें तो यहाँ से हटा के यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 3 सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है लॉगरिथम के जो हमें आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने ऐसा नहीं कि बहुत सारा मैथ सॉल्व किया है या कहीं कहीं से बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करके हमने इसे लाया है, नहीं। हम समझे कि अच्छा लॉग तो पावर हो रहा है, तो पावर की ये सारी बातें तो लागू होंगी ही, तो ये प्रॉपर्टीज़ आ गए। अब हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। सोचिए अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, हम इस पर हल्का फुल्का ही जानेंगे, लॉग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, क्योंकि जो मैथ्स पढ़ेंगे उन्हें डिटेल में जानना है। और केमिस्ट्री में आप ये जानेंगे कि लॉग जो हमने शुरू करा था 2.001, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको केमिस्ट्री के क्लास से पहले बताया जाएगा। तो देखिए लॉग का जो वैल्यू है, ठीक है, लॉग का जो वैल्यू है, जैसे
मान लीजिए मैं लिखूं 3 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना होगा 3। मैंने कहा 3 का पावर 1, आपने कह दिया 3, बहुत सही बात। 4 का पावर 1 ये कितना होगा 4। 5 का पावर 1 कितना होगा 5। 10 का पावर 1 कितना होगा 10। यानी जिस नंबर पे मैं पावर 1 करूं तो वही नंबर मिलता हमें। चलिए इसे लॉग की भाषा में लिखते हैं। a का पावर n अगर b होता है, a का पावर n अगर b होता है तो log b का बेस a बराबर n होता है। log b का बेस a बराबर n होता है। a का पावर n अगर b होता है तो log b का बेस a बराबर n होता है। a का पावर b अगर n होता है तो log b का बेस a बराबर n होता है। log b का बेस a बराबर n होता है। तो देखिए हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा यहाँ पे। क्या आप देखिए ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर सेम है। 3 है तो यहाँ भी 3, 3 है तो 4 है तो यहाँ भी 4, 5 है तो यहाँ भी 5, 10 है तो यहाँ भी 10, और हमारा आंसर क्या आ रहा है 1। सोचिए इस क्वेश्चन का मतलब ही क्या था कि 3 पे कितना पावर दें कि 3 आए, 1 पावर दीजिए ना भाई साहब। 10 पे कितना पावर दें कि 10 आए तो 1 पावर दीजिए ना। यानी मैं अगर लिखना चाहूँ, मैं इसे जनरलाइज करना चाहूँ, चौथा प्रॉपर्टी बनाना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ ना कि log a पे कितना पावर दूँ कि a आए तो 1 दीजिए, तो ये हो गया 1। यानी log a बराबर 1, ये आंसर है। ये चौथा प्रॉपर्टी है। और देखिए एक प्रॉपर्टी और हम लोग जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में हम लॉग के नहीं जाएंगे, पर एक दो प्रॉपर्टीज़ और जो हमारा काम आसान करेंगी। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि 2 का पावर 0 इज इक्वल टू कितना होगा 1। फिर 3 का पावर 0 भी कितना होगा 1। 5 का पावर 0 कितना होगा 1। चलिए इसे लॉग की भाषा में लिखते हैं। log 1 का बेस 2 इज इक्वल टू 0। log 1 का बेस 3 इज इक्वल टू 0। log 1 का बेस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसमें क्या पैटर्न देखा? हमने इसमें यह पैटर्न देखा कि जब भी हम 1 पे ऑपरेट कर रहे हैं या log जब भी 1 पे ऑपरेट कर रहा है, log जब भी 1 पे काम कर रहा है तो जो वैल्यू आ रहा है वो हमेशा 0 आ रहा है। log जब भी 1 पे काम कर रहा है, बेस आप कितना भी कर दीजिए, log कभी भी 1 पे ऑपरेट करे, कभी भी 1 पे काम करे तो हमेशा वैल्यू कितना आएगा 0। और ऐसे भी सोच सकते हैं हम कि 3 पे कितना पावर दें कि 1 आ जाए तो 0 पावर दीजिए। किसी भी नंबर पे 0 पावर देने से 1 हो जाता है। तो एक और पांचवा प्रॉपर्टी log a1 इज इक्वल टू 0। 1 पे कभी ऑपरेट करेगा तो log का वैल्यू हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। और आप ये ध्यान रखें कि log नेगेटिव नंबर्स पे ऑपरेट नहीं करता है। log नेगेटिव नंबर्स पे कभी ऑपरेट नहीं करता है। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे नहीं पड़ेगा फिजिक्स में ज़्यादा ज़रूरत, मैथ्स में इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो खैर मैथ्स में तो खैर ये पूरा एक चैप्टर ही है, हम लोग डिटेल में वहाँ देखेंगे ही। तो ये लॉगरिथम पे कुछ बातें हैं, ये लॉगरिथम की बातें हैं। और हम लोग इसके बाद एक और टूल देखें। तो लॉगरिथम एक ऐसा टूल था जिसके बारे में हमें 10th में थोड़ा सा भी जानना नहीं था, थोड़ा सा भी पढ़ना नहीं था। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था। किसी ने बता दिया हो, किसी ने पढ़ा दिया हो तो अलग बात है, पर ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था। उसी तरह एक और चीज़ जो हमारे सिलेबस का हिस्सा 10 में नहीं था पर आज हम जानने वाले हैं, आज हम उस चीज़ से रूबरू होने वाले हैं, उसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या होता है, थोड़ा सा हम वापस से एग्जाम्पल में आ जाए। जैसे कि मैं अगर लिखूं कि साइन 30 डिग्री तो आपका आंसर क्या होगा? हमने पढ़ रखा है 10 में, इसका आंसर होगा 1/2। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है इसका आंसर देने में। लेकिन सोचिए इसने किया क्या। जब हमने ये कहा कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 तो इसमें हमने किया क्या? तो इसमें हमने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया जो किसी एंगल पे ऑपरेट करता है और हमें एक रेशियो दे देता है। यानी ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा फंक्शन है जो एंगल पे ऑपरेट करके हमें रेशियो दे देता है। जो एंगल पे ऑपरेट करके हमें क्या देता है? रेशियो देता है। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा फंक्शन है। सोचिए कुछ तो ऐसा होता होगा जो इस पे ऑपरेट करके ये देता होगा, जो
1/2 पे ऑपरेट करके ये देता होगा। तो लिखने वालों ने क्या सोचा, जिन्होंने ये दिमाग लगाया उन्होंने क्या सोचा कि साइन को उधर ले जाते हैं तो वो जो चीज़ बनेगा वो 1/2 पे ऑपरेट कर देगा और हमें ये 30 डिग्री दे देगा। लेकिन साइन को इधर ले जाएंगे तो 1/sin होगा और साइन 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये जो फंक्शन आया, ये जो बातें आई, इन्हें हम कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम साइन उधर ले गए हैं। साइन कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं है कि हम उधर उधर करते रहेंगे उससे, वो एक ऑपरेटर है। तो ये बस लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका वैसे सोच के लोग लाए होंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी इधर ले जाएं कभी उधर ले जाएं, कि आप साइन इनवर्स को इधर लेके चले आएंगे। तो ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ये अलग बात है और ये अलग बात है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हालांकि ये अलग बात है कि सोचने वालों ने इसी से इसे सोचा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन दोनों को बोल दें कि दोनों सेम चीज़ है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम अगर चलें तो देखिए, हम अगर माने कि tan इनवर्स 1, तो कैसे सोचेंगे इसे। तो tan इनवर्स 1 का मतलब हुआ कि हमें वो एंगल चाहिए जहां पे tan 1 हो जाता है, तो 45 डिग्री, π/4 है कि ना, तुम दोनों जानते हैं, तो हो गया 45 डिग्री। और अगर बात करें तो मान लीजिए कि मैं पूछूं cos इनवर्स √3/2, cos कब √3/2 होता है, 30 डिग्री पे, तो इसका आंसर हो गया 30 डिग्री। सेक इनवर्स 2 का 2 कब मिलेगा, सेक पे ऑपरेट करने पे, तो जाहिर सी बात है वो एंगल होगा 60 डिग्री या π/6। मैं पाई वाला भी लिखता हूँ, π/6, ये हो जाएगा π/4, ये हो गया π/6 और ये हो गया π/3। ठीक है, ये π/3 हो गया। तो इस हिसाब से ये जो फंक्शंस आते हैं, ये जो बातें की जाती हैं, इन्हें कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये कितने तरह के होंगे, 6 तरह के, जाहिर सी बात है। एक होगा साइन इनवर्स, एक होगा कॉस इनवर्स, एक होगा टैन इनवर्स, एक होगा कॉट इनवर्स, एक होगा सेक इनवर्स और एक होगा कॉसेक इनवर्स। और ये 6 जो फंक्शंस हैं, इन्हें कहा जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जाहिर सी बात है किसी न किसी चीज़ पे ऑपरेट करेंगे। मैं x लगा दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये x पे वेरिएबल जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये x क्या है, ये x रेशियो है, ये x एक रेशियो होगा और ये फंक्शन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आप समझ गए होंगे कैसे सोचना है। जैसे हमने लॉग के बारे में सोचा था कि log 2 4 कोई हमसे पूछ दे तो हम बता देंगे, क्योंकि हम सोचेंगे ऐसे कि 2 पे कितना पावर दें कि 4 हो जाए, तो 2 पावर दीजिए भाई साहब। तो उसी तरह मुझे मिल जाता है साइन इनवर्स 1, तो कितना साइन पे एंगल दें कि 1 आ जाए रेशियो, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री दीजिए ना भाई साहब। तो 90 डिग्री या फिर π/2, हम आदत नहीं बना रहे हैं, 90 डिग्री या फिर बोलेंगे π/2। तो ये सारी बातें हैं। ये जो बात है ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे, और इसका भी हम अक्सर इस्तेमाल करते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। जैसे कभी हमारा आंसर आएगा, आंसर में पूछ रहा होगा वो कि एंगल फाइंड करिए, एंगल फाइंड करिए, और आपने जब एंगल थीटा मान लिया और आपने लास्ट में जब निकाला तो आया cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब थीटा कब 2/3 होता है cos के लिए, ये तो हमें पता नहीं है, तो हम एंगल का आंसर ऐसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ये आंसर हमारा आज से 2-3-4 महीनों बाद आएगा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। मान लीजिए कि हमें फिर से एंगल फाइंड करने दिया गया और हमारा tan थीटा आया 1/√3। tan थीटा आया 1/√3, तो हम तो जानते हैं कि ये 30 डिग्री पे होता है ऐसा, तो हम तो यहाँ तुरंत लिख देंगे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। पर सोचिए यही थीटा आ जाता tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब हमें नहीं पता कि tan थीटा 1/3 कब होता है, किस एंगल के लिए होता है, तो हम बस इतना लिख के छोड़ देंगे। हमारे ऑप्शंस में भी यही होंगे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3।
और इस हिसाब से हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे एंगल्स का आंसर लाने के लिए। तो हमने पहले कभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था और आज हमने देखा कि उसका इन्वर्स मौजूद होता है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और उस इन्वर्स का नाम दिया हमने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। उसी तरह हमने जो लॉगरिथम पढ़ा है उसके भी तो इन्वर्स होते होंगे, तो उसके जो इन्वर्स होते हैं लॉगरिथम जिसे हमने आज ही पढ़ा है उसके जो इन्वर्स होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसका नाम लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर, क्या हम ऐसा लिखते रहें? बिल्कुल, हम बचपन से ही ऐसा लिखते रहें, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ऐसा लिखते रहें। पर सोचिए मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 का पावर एक्स, 3 का पावर एक्स, कुछ भी। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इस पे मैंने वेरिएबल पे कांस्टेंट पावर दिया है। मैंने एक वेरिएबल लिया है, उस पे कांस्टेंट पावर दिया है, वेरिएबल लेकर के उसका स्क्वायर कर दिया, वेरिएबल लेकर के क्यूब कर दिया। तो ये सारे फंक्शंस कहलाते हैं अलजेब्राइक फंक्शंस। जो आप बचपन में पढ़ते थे, अलजेब्रा पढ़ते थे, उसमें होता था अलजेब्राइक फंक्शंस। पर ये आप बचपन में नहीं पढ़ते थे क्योंकि इस पे कांस्टेंट पे वेरिएबल पावर है। ये दोनों सेम बातें नहीं हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, बिल्कुल इन दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं। तो ये जो फंक्शंस बनते हैं जिनमें हम कांस्टेंट पे वेरिएबल पावर देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि पावर कितना देना है, वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर वेरिएबल पे कांस्टेंट पावर हो, जो कि बचपन से हमारे साथ होता रहा है, उसे हम कहेंगे अलजेब्राइक फंक्शन। लेकिन अगर कांस्टेंट पे वेरिएबल पावर हो तो उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ऐसे फंक्शंस में अगर हम मैथमेटिक्स में आ जाएं, फिजिक्स में हमें कोई भी नंबर जरूरत पड़ जाता है, पर मैथमेटिक्स में एक स्पेशल कांस्टेंट ढूंढा है मैथमेटिशियंस ने, और वो कांस्टेंट इतना खास है कि वो हर काम को आसान बनाता है। तो उस कांस्टेंट का नाम है ई। ई का मतलब आप अभी इतना समझें, जो मैथमेटिक्स नहीं लेने वाले वो इतना समझें, और हम सब लोग अभी वैसे ही हैं कि बस हम टूल्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो ई का पावर आप जाने कि 2.72 के लगभग होता है। पर ये खूबसूरत कांस्टेंट है जो मैथमेटिक्स को बहुत आसान बनाता है, इसलिए मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। आपने जो लॉग लिया था उसके बेस के रूप में मैथमेटिक्स में हम यही रखेंगे। पर जब हम साइंस में आ जाएंगे तो साइंस में हम आमतौर पर 10 का पावर किया करते हैं। बेस क्या जाता है? जिस पे पावर करते हैं, जिसका हम पावर कर रहे थे, ए का पावर एन, जिसका हम पावर कर रहे थे वही तो बेस जा रहा था। तो साइंस में हम आमतौर पे 10 का पावर देखते होंगे आप। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इतना इंटू 10 का पावर इतना, तो 10 का पावर कर दिया ना। रेडियस ऑफ मून 10 का पावर इतना, ये 10 का पावर उतना, 10 का पावर उतना, तो 10 का पावर करते रहते हैं हम लोग साइंस में। तो हम वहाँ क्या करते हैं, साइंस में क्या करते हैं कि लॉग का बेस 10 लेते हैं। पर इसे थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैथ्स में हम ई ले लेते हैं जिसका वैल्यू है, तो ई का पावर एक्स भी आपको मिले, ठीक है, तो ये भी कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ई का वैल्यू कितना है? लगभग 2.72। ये एक इरेशनल नंबर है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकाला जा सकता है, कोई नहीं निकाल सकता है। तो इसका लगभग वैल्यू है 2.72। बातों बातों में मैंने देखिए साइन बना दिया है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल के लिए। जब भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा तो आप इस साइन का इस्तेमाल कर। तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते पढ़ते, अस्त्र शस्त्र जुटाते जुटाते अब हम उन गलियों में एंटर करने वाले हैं जो बहुत रोमांचक हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ये अगले 2 साल तक या उससे आगे भी अगर आप साइंस पढ़ने वाले हैं तब तक, यानी अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहने वाले हैं तो आपके पूरे एकेडमिक कैरियर तक आपके साथ रहने वाली हैं और हमेशा आपको एक नए नए तरीके देने वाली है कि कैसे आप चीज़ों को सॉल्व करें, कैसे समझें। तो बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव के साथ चलिए शुरू करते हैं कैलकुलस। और कैलकुलस में जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या मतलब निकलता है डिफरेंशिएशन का? तो इसकी जो खोज है वो भी बहुत इंटरेस्टिंगली ही हुई थी, बहुत ज़रूरत के लिए हुई थी। जब लोग साइंटिस्ट लोग बहुत परेशान चल रहे थे तब इस
टॉपिक को, इस कैलकुलस का खोज किया गया था लेibniz और न्यूटन के द्वारा। और इसमें हम जो बातें करेंगे वो हम जो पहले टूल्स जुटाए हैं उनसे हम इसे मर्ज करेंगे। तो याद करिए, हमने पढ़ा था कि स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप, और स्लोप का हम फॉर्मूला लाए थे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और स्लोप होता क्या था, स्लोप एक्चुअली में होता था tan थीटा, स्लोप होता था tan थीटा। हमने फॉर्मूला निकाला था, आया था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो इसका यूज क्या है, स्लोप का यूज क्या है? तो स्लोप का यूज एक्चुअली हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। याद कीजिए, जब हम लोग 9th में थे तो हम लोग करते क्या थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना देते थे। हम लोग यहाँ इस y एक्सिस में और इस x एक्सिस में खेला करते रहते थे। उसमें हम लोग डिस्टेंस मान लीजिए इधर रख दिए, टाइम मान लीजिए इधर रख दिए। तो इधर की ओर मान लीजिए हमने कुछ वैल्यूज़ लिए 2, 4, 6, 8 और 10, और इधर जो समय है वो हमने कर दिया 1, 2, 3, 4 और 5, और ये हमने बना दिया ग्राफ। ये हमने बना दिया ग्राफ कि ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और आपसे पूछा जाता था कि स्पीड क्या होगा, क्या स्पीड है इस पार्टिकल की। तो हमने सोचा कि अच्छा, पार्टिकल का स्पीड पूछा जा रहा है, ओहो, तो पार्टिकल का स्पीड कैसे निकालें। पार्टिकल गया है 0 से लेके 10 मीटर तक, यानी पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना तय करा, पार्टिकल ने डिस्टेंस तय करा है 10 मीटर। पार्टिकल को देरी कितना लगा 10 मीटर तय करने में, तो पार्टिकल को देरी लगा 5 सेकेंड। 10 मीटर तय करा 5 सेकेंड में, ओहो, तो स्पीड तो हम निकाल सकते हैं। स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड की अगर हम बात करें, v लिखते हैं स्पीड को मान लीजिए, तो स्पीड की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं 10/5, और 10/5 हमें क्या मिल जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड आ गया। हम ये करते रहे, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, हम तो बनाते रहे ऐसे सवाल। लेकिन सोचिए, आपने जब स्पीड निकाला इस ग्राफ से तो आपने किया क्या, आपने 10 को 5 से डिवाइड कर दिया। आपने 10 को 5 से डिवाइड कर दिया। ये 10 y का हिस्सा है, ये 5 x का हिस्सा है। ये 10 y का हिस्सा है, ये 5 x का हिस्सा है। तो आपने किया क्या, आपने y को x से डिवाइड कर दिया। आपने y को x से डिवाइड कर दिया। सोचिए, इस ग्राफ को मैं यहां लेके चला जाऊं ऐसे, इस टाइप से। ये खुद है 5, सॉरी ये खुद है 1, और यहां तक है ये 6, और ये है 5, और यहां तक है 15 मान लीजिए। अब मैं आपसे पूछूं इसका स्पीड बताओ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे अच्छा 5 से 15 गया, तो गया कितना 10। 1 से लेके 6 सेकंड के बीच में समय लगा, तो समय लगा कितना 5। तो फिर से आप 10/5 करेंगे, स्पीड वही आएगा 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ आपने क्या करा, यहाँ आपने चेंज इन y करा और चेंज इन x करा। यानी यहाँ भी आप चेंज इन y और चेंज इन x ही कर रहे थे, बस वो पहला 0 था तो 0 माइनस करने का टेंशन हमें पता नहीं चल रहा था। तो हम जब स्पीड निकाल रहे थे तो कर रहे थे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। और इसे हम कहते क्या हैं, इसे हम कहते हैं स्लोप। यानी जब हम जाने अनजाने चीज़ों का एक्सेलरेशन, चीज़ों का वेलोसिटी, चीज़ों का स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम जाने अनजाने वहाँ क्या निकाल रहे थे, वहाँ स्लोप कैलकुलेट कर रहे थे। आप जाने अनजाने tan थीटा कैलकुलेट कर रहे थे। 9th क्लास के शुरुआत में हमें पता भी नहीं था कि tan थीटा क्या होता है, हमने स्लोप वर्ड ज़्यादा बार सुना भी नहीं था, फिर भी हम कर यही रहे थे कि हम स्लोप निकाल रहे थे और tan थीटा निकाल रहे थे। पर जब हम बड़े हुए, जब लोगों ने देखा, जब साइंटिस्ट लोगों ने इसको ऑब्जर्व करा, तो सोचा कि भाई ठीक है, इतने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये जो हमने बनाया है, ठीक है ऐसा बना है, इसका आपने कैलकुलेट कर लिया, पर लोग इतने सीधे होते कहाँ हैं, ये तो बहुत सीधा साधा बच्चा है। अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात करूं तो वो तो कुछ ऐसे चला जाएगा ना, कुछ इस तरह से, इतना ये कुछ ज़्यादा ही मैंने टेढ़ा कर दिया, इस बच्चे को ऐसा वो नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से ऐसा कुछ हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो फिर मैं इसमें कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैं इसमें अगर यहाँ का स्पीड निकालना चाहूँ तो कैसे करूँगा,
तो इसके लिए जो तरीके बनाए गए वही तरीके हैं कैलकुलस के, और इसमें जो हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे वो स्लोप का कैलकुलेशन को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन है क्या, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी ग्राफ में हम इसमें बड़ी आराम से स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ग्राफ हम टेढ़ा मेढ़ा भी कर दें तो जो एवरेज स्लोप है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, पर अगर मैं यहाँ का पूछ दूँ तो एकदम वहाँ का, एकदम मैं यहाँ का पूछ दूँ तो एकदम यहाँ का पूछ दूँ तो आप कैसे बताएंगे? अब हम बता देंगे, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या करता है? डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस पॉइंट्स का हमें स्लोप बताता है, हर जगह का। यहाँ का स्लोप जानना है, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट करके पता चल जाएगा। यहाँ का स्लोप, यहाँ का स्लोप, यहाँ का स्लोप, हर जगह क्या स्लोप होने वाला है वो हम पता कर लेंगे। पर स्लोप का हमें जरूरत कब पड़ेगा? जहां भी हमें डिवाइड करना होगा, जहां भी हमें डिवाइड करेंगे, जहां भी डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे हमें स्लोप निकालना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था 9 में, F इज टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। क्या यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ रहा है? आपको डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। आपने पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क बाई डी? आपको क्या डिवाइड करना पड़ रहा है फोर्स निकालने के लिए? बिल्कुल करना पड़ रहा है, आपको डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन का जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि स्लोप निकालने का जरूरत पड़ेगा। तो जहां कहीं भी डिवीजन है, जहां कहीं भी स्लोप है, वहां हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा टूल होने वाला है जो हमें किसी भी ग्राफ का, किसी भी तरह का ग्राफ का, किसी भी तरह का कर्व का हमें स्लोप निकालना और उसकी चीज़ों को कैलकुलेट करना सिखाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में और देखते हैं क्या है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, क्या मतलब निकलता है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग अगर मैं देखना चाहूँ, सोचिए, मैं डिफरेंशिएशन को आपको पुराने और नए के कंटेक्स्ट में समझाता हूँ। तो देखिएगा, मान लीजिए कि ये मेरा प्लेन है जिसमें कोई ग्राफ मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, ये सारी बातें हैं। और इस प्लेन में मान लीजिए कि ये हमारा एक ग्राफ बना है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बना है, और ये मान लीजिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मान लीजिए, ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और हमें स्पीड कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर इस पॉइंट P को यहाँ मानूँ और इस पॉइंट Q को यहाँ मानूँ, मैं P से Q तक गया हूँ, मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट P से Q तक जाने के लिए, पॉइंट P से Q तक जाने तक मेरा जो स्पीड है, मेरा जो एवरेज स्पीड है, आप बताइए। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, आप यहाँ तक का टाइम लेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने अब ऐसा किया कि मैं P यहाँ तक ले लिया और Q यहाँ तक आ गया। अब मैं पूछूं कि आप यहाँ से यहाँ तक, तो आप क्या करेंगे? आप इतना दूर का करेंगे, इतना दूर का डिस्टेंस लेंगे और इतना दूर का टाइम लेंगे और आप डिवाइड कर देंगे, आपको उतना दूर तक का स्पीड मिल जाएगा। मैं पूछूं कि नहीं, मैं और नज़दीक ला रहा हूँ, मैं और नज़दीक ला रहा हूँ, अब आपको क्या मिलेगा? अब आप यहाँ इतना दूर का अगर आप डिस्टेंस है, इतना दूर का टाइम लेते हैं, तो अब आपको क्या मिलेगा? तो इतनी दूर का एवरेज स्पीड मिलेगा। सोचिए, मैं इसे नज़दीक लाते लाते P और Q को ऐसा कर दूं कि जस्ट अगल बगल के पॉइंट हो जाए, P और Q एकदम एक दूसरे के पड़ोस के पॉइंट हो जाए, इनके बीच सुई का नोक का करोड़वां हिस्सा भर दूरी कर दूं, मैं इतना नज़दीक इन्हें ले आऊं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि मुझे इस पॉइंट का ही मुझे मिल जाएगा कि कितना स्पीड है। और वैसे स्पीड्स को, वैसी चीज़ों को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है, वर्ड समझना चाहिए, मतलब समझना चाहिए, इंग्लिश की बातें हैं, साइंस की बातें नहीं है। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर लम्हे में, उस पर्टिकुलर पल में जो बातें हो रही हैं उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। तो अभी तक यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करने में मुझे इंस्टेंटेनियस नहीं मिल रहा था, इतना दूर में भी इंस्टेंटेनियस नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैं नज़दीक ले आया, जब एक दूसरे के एकदम नज़दीक ले आया, तब जो मुझे मिला वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। और मुझे इस समय जो स्लोप मिलेगा वो मिलेगा इस तरफ, ये वाला tan थीटा। देखिएगा आप ध्यान से, ये दोनों अलग बातें हैं,
इतने दूर का अलग है, इतने दूर का अलग है, सब अलग है, और इस पॉइंट का बिल्कुल अलग है। मुझे इस थीटे का tan मिल जाएगा और वो स्लोप मिल जाएगा। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो दो पॉइंट के बीच का जो दूरी है उसको एकदम कम कर देते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन, हमने m का वैल्यू लिखा था डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x, लेकिन जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो इनके बीच जो गैप है वो एकदम कम कर दे रहे होंगे। अरे दो अगल बगल के पॉइंट के बीच कितना दूरी होगा, तो जाहिर सी बात है डेल्टा y टेंड्स टू 0, चेंज इन y लगभग 0 के बराबर। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 हो गया तो फिर उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिर नहीं होगा कोई काम। लगभग 0, 0.000, मरते दम तक 0 और प्राण छूटते वक्त 1, उतना दूरी ये डेल्टा y, और डेल्टा x भी टेंड्स टू 0। और जब ऐसा होता है तो इसे हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। जब चेंज इन y एकदम कम हो जाता है, जब चेंज इन x एकदम कम हो जाता है तो हमें जो मिलता है उसे हम लिखते हैं dy। जब हम डेल्टा y लिख रहे थे तो हम चेंज लिख रहे थे, जब हम dy लिख रहे हैं तो चेंज लिख रहे हैं। लेकिन दोनों चेंजेस में अंतर बस इतना है कि ये बड़ा चेंज है, 100 रुपये का, 10 रुपये का, 1 रुपये का, 10 पैसे का चेंज है, लेकिन ये एकदम छोटा, वेरी 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 वेरी, मरते दम तक वेरी और मरते वक्त स्मॉल, उतना छोटा ये चेंज है। और इसी को हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, इतने छोटे चेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। हम स्लोप तो निकाल रहे हैं पर इतनी छोटी छोटी चीज़ों में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ग्राफ बदल रहा है, जरा सा हम बदलेंगे तरीके बदल जाएंगे। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम देख लेते हैं तो हम बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर पाएंगे, एक्यूरेट बता पाएंगे, और इसीलिए हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन बहुत छोटे चेंजेस का रेशियो है। स्लोप है बहुत छोटे चेंजेस के लिए, और बहुत छोटे मतलब कितना छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा। बहुत 1-2 बार नहीं बोलना है, पूरे जन्म तक बहुत बोलना है, और मरते वक्त छोटा बोलना है। उतना छोटा चेंज के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन नाम दे रहे हैं। तो चलिए डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, जहाँ से हम सारी चीज़ों का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लाने वाले हैं, उसको हम पढ़ लेंगे। उसको पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि अच्छा इसे पढ़ना नहीं था, इसे पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं था, इससे कोई चीज़ हमें लाना नहीं था। तो पहले हम पढ़ लेते हैं उस फॉर्मूले को, फिर हम जानेंगे कि ये किसी काम का नहीं है अभी हमारे। तो देखिए इसी में मान लीजिए कि ये तो पॉइंट अगल बगल है ना, P और Q इतना नज़दीक है कि हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा फ़ोटो बना लेंगे जिसमें P और Q का पता चल रहा है, ठीक है। वो जो सुई का नोक का लाखवां हिस्सा है उसको हम थोड़ा दूर मान लेंगे। तो ये P और ये Q, P के बगल वाला पॉइंट है, P के बगल वाला पॉइंट Q है। मैंने इतना दूरी में बनाया है तो सोचिए मैंने कितना x किया होगा इससे जूम। मैं इसे काफ़ी जूम कर चुका हूँ, बहुत बड़ा कर चुका हूँ, और P के बगल वाला पॉइंट मैं Q ले चुका हूँ। तो देखिए ये जो नंबर है इसे मैं मान लेता हूँ x, और ये पॉइंट तो इसका पड़ोसी है। इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं, बहुत कम अंतर है। तो कितना अंतर है, बहुत कम। बहुत भी बहुत बार बोलना पड़ेगा। तो बहुत कम को हम बोले कैसे, तो बहुत कम को मैथमेटिक्स में h के रूप में बोला जाता है। h मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर आप सोच सकते हैं, जो सबसे छोटा नंबर आप बोल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम h कहेंगे। तो सोचिए ये अगर h है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, x प्लस h, क्योंकि एकदम सबसे छोटा नंबर जोड़िए तब ना आपको पड़ोसी वाला पॉइंट मिलेगा। तो x इंटू एक्स प्लस एक्स और बगल में x प्लस h। उसी तरह इस ग्राफ का जो इक्वेशन है वो है, मान लीजिए fx होता है ना, लिखा रहता था हम लोग का पॉलिनोमियल है px, उसी तरह हमने लिख दिया fx, कोई ग्राफ है। तो यहाँ पर हमको y का वैल्यू कैसे मिलेगा, fx पुट करके। लेकिन यहाँ पे अगर ग्राफ का वैल्यू चाहिए तो हमें पुट करना होगा x प्लस h, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू ही है x प्लस h। यहाँ x का वैल्यू x है तो x पुट करने से आंसर मिल रहा है। यहाँ x का वैल्यू है x प्लस h, तो जाहिर सी बात है क्या पुट करने से आंसर मिलेगा, x प्लस h। और हमें निकालना है डिफरेंशिएशन, हमें निकालना है इसका स्लोप। तो हम देखेंगे कि y में कितना चेंज आया, हम देखेंगे कि x में कितना चेंज आया, और फिर हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स अगर हमें चाहिए
तो हमें क्या करना होगा, हमें y का चेंज चाहिए। तो y का चेंज देखिए क्या है, ये वाला y क्या है एफ एक्स प्लस एच, और ये क्या है एफ एक्स, तो लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल गया y का चेंज। इधर आते हैं x प्लस एच माइनस एक्स, ये कितना है h, तो जाहिर सी बात है नीचे लिखेंगे x प्लस एच माइनस एक्स, और x कट जाएगा, ऐसे भी हम जानते हैं, हमने इसका नाम ही h रखा है तो h ही आने वाला था, तो ये हो गया h। और इसमें हम एक चीज़ लगाएंगे लिमिट, लिमिट मतलब हम लिमिट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, लिमिट एक h टेंस टू 0, h लगभग कितने के बराबर है 0 के बराबर। तो ये जो डेफिनेशन बनता है, ये जो फॉर्मूला बनता है, यही फॉर्मूला है किसका, डिफरेंशिएशन का। पर ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है, क्योंकि अगर हम बार बार फॉर्मूले का बार बार इससे अगर निकालेंगे तो हम बहुत लंबा चौड़ा मेथड कर देंगे। जो काम चंद सेकेंड्स में हो सकता था उसे जानबूझ के हम आवर्स में घसीट देंगे, तो हम इसका इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं करने वाले। ऐसे इसका नाम होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, और फर्स्ट प्रिंसिपल से 11 के बोर्ड्स में कुछ सवाल आते हैं, पर IIT वगैरह में या कोई भी और एग्ज़ाम में इससे उतना सवाल नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, ठीक है। तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे, हम तो बस इससे आने वाले फॉर्मूलाज को पढ़ लेंगे, उन्हें याद कर लेंगे, वो भी याद क्या करेंगे, बनाएंगे इतनी बार कि हमें याद हो जाएगा, और हम फिर उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो तरीका है, मैं अगर कभी लिख दूंगा कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, आप पूछेंगे कैसे हुआ, तो यहाँ से हुआ। वो कैसे मैं बताने वाला नहीं हूँ, वो आप मैथ में आगे पढ़ेंगे। मैं कभी लिख दूंगा कि e का पावर x, हमने पढ़ा था आज e के बारे में, उसका पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है। मान लीजिए मैं ऐसा कहूँगा कभी, आप पूछेंगे कैसे हो गया, कैसे जान गए आप, तो मैं यहाँ से लाऊंगा, लेकिन मैं वो बताने वाला नहीं हूँ। हमें वो जानना नहीं है, हमें बस इससे मतलब होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से मतलब होगा। तो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, और इसी पे हमें बात करना है। तो अब हम टूल्स जुटाने के क्रम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमने डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया है। तो आप आज जो पुराने टूल्स हैं उसे आप रिवाइज करें, चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस पे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अभी दिए नहीं जाएंगे, और क्वेश्चन ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको भी करना ये है कि इन टूल्स को बार बार देखना है, इन टूल्स से बार बार गुजरना है, और ये आपके दिमाग में अच्छे से बस फिट होने चाहिए, क्योंकि इनका हम इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन बनाने में हम इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना है, और आप इस कंसेप्ट को भी समझें। हालांकि इसी कंसेप्ट से कल हम दोबारा शुरू करेंगे, यहीं से दोबारा शुरू करेंगे, इसको हम दोबारा देखेंगे और यहीं से बात अपनी शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।